आज देश में सर्वोच्च न्यायालय का अपमान उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सरकारें कर रही हैं, राजस्थान की सरकारें कर रही हैं, क्योंकि सरकारें अपना उन सरकार सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगी, ना हाई कोर्ट की सुनेंगी, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सुनेंगी। फिर जज की ज़रूरत क्या है, न्यायालयों की ज़रूरत क्या है, जब फैसला ही आपने ऑन द स्पॉट कर देना है। कोई आदमी कुछ भी बोले, अगर सपोज करो कोई कानून को तोड़ता है तो कानून को तोड़ने की सज़ा आप उसके पूरे परिवार को दे रहे हैं, पूरे मकान को ध्वस्त कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मकान बनने में कितना पैसा लगता है? ये जो घटना छतरपुर की मध्य प्रदेश की है, जिसमें वहाँ किसी हिंदू धर्मगुरु ने मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ बयान दिया, उसके ऑब्जेक्शन के लिए वहाँ कुछ लोग किसी एक लोकल लीडर के नेतृत्व में पुलिस के पास प्रदर्शन लेके गए, अपना मेमोरेंडम लेके गए, और वहाँ कुछ ऐसा हुआ, होटवट हुआ, या किसी शरारती आदमी ने पुलिस पर पत्थर कर दिया तो पत्थरबाजी हो गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बाकी सब जो पुलिस करते वो किया। फिर उन लोगों को गिरफ्तार करके उनके साथ जो मारपिटाई हुई है, जो केस बनाया, वो तो कानून अपना काम करे, हम उसका विरोध में नहीं है, लेकिन उसका पूरे बिल्डिंग, करोड़ों रुपए की बनी बिल्डिंग पे बुलडोजर चला देना, पूरी मार्केट पे बुलडोजर चला देना, उस मार्केट से कितने लोगों के परिवारों की इनकम जुड़ी होगी, उनको तबाह कर देना, मकान को, इतने बड़े मकान को ध्वस्त करके बर्बाद कर देना, ये पावर को किसने दे दी? पुलिस को या प्रशासन को या सरकार को किसने दे दी? न्यायालयों की ज़रूरत नहीं क्या? अरे आप मुकदमा दर्ज करो, गिरफ्तार करो, ट्रायल करो, कोर्ट में अगर लगे कि वो गिल्टी है तो उसको सजा दो। उसमें बिल्डिंग को बुलडोजर चला के बुलडोज कर रहे हो आप, तो ये किसने अधिकार दिया आपको? आपको कानून में भरोसा नहीं है, आपका न्यायालयों में भरोसा नहीं है, इसका मतलब बीजेपी का। और ये तो उत्पीड़न है खुलेआम। तो इनका बुलडोजर केवल दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर, माइनॉरिटीज़ पे क्यों चलता है? क्योंकि अभी 4 दिन पहले इसी तरह की घटना हुई जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, और उस प्रदर्शन में पुलिस ने उनको रोका तो उन्हें पुलिस पे पथराव कर दिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। वो वीडियो आपने देखा होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उसी मध्य प्रदेश की पुलिस ने फिर उनके घर पे कितने बुलडोजर चलाए? तो या बुलडोजर चलाते वक्त भी पहले जाति और धर्म देखते हो आप? ये तो शर्मनाक है। आपका कानून पे भरोसा नहीं है, आपका कोर्ट पे, न्यायालय पे भरोसा नहीं है। आप तो खुद ही जज बन रहे हो, खुद ही पुलिस हो, खुद ही जज हो, सब कुछ तुम हो। ये शर्मनाक है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया SC ST में आरक्षण का, आंदोलन विदेश में चल रहा, कैसे देख रहे हैं इसको आप? मैं समझता हूँ ये जजमेंट मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों के द्वारा लिखा हुआ नज़र नहीं आता। मुझे लगता है जैसे कि ये RSS की जो भावना वो बिल्कुल छपके एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के रूप में आई हो। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जिन लोगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रहा है, उस समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला, अपनी बात को रखने का मौका नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने केंद्र की सरकार ने या राज्य सरकारों ने ऐसा कोई डाटा उनके समक्ष नहीं रखा कि कौन सी जाति की कितनी जनसंख्या है और किस जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला है। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि किसी को ज़्यादा मिल गया, अनुसूचित जाति को, जनजाति को किसी को कम मिल गया। और तीसरी बात, सपोज़ करो इसको हम 1 मिनट के लिए सच भी मान लें, तो क्या ऐसे कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ऐसा कोई स्टडी, ऐसा कोई सर्वे रखा गया? उसके कारण क्या है कि रिजर्वेशन का लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति की सभी जातियों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अगर कारण नहीं जानेंगे और कारण का निवारण नहीं करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि सब क्लासिफिकेशन करने का भी कोई फ़ायदा होगा। और चौथी बात, देश के ज़्यादातर सरकारी संस्थान केंद्र की सरकार बेच चुकी है, नौकरियां हैं नहीं। आज केंद्र की नौकरियां और राज्य सरकारों की सारी नौकरी भी जोड़ लें, लगभग 2-2.5 करोड़ नौकरियां हैं। देश की जनसंख्या 144 करोड़ है। उस 2 करोड़ की नौकरी में अगर 44 लाख लोगों की नौकरी लग भी जाए और अनुसूचित जाति, जनजाति की जनसंख्या ही करीब 44 करोड़ है, 44 करोड़ में से अगर मान भी लें हम कि 44 लाख लोगों की नौकरी लग जाएगी, तो इसके बाद 43 करोड़ 56 लाख लोग क्या करेंगे? क्या उनके बारे में सरकार ने कभी सोचा है? और 5वीं बात, तमाम तरह की वैकेंसीज़ देखिए कि पूरे देश के अंदर अगर आप सारा डाटा चेक करेंगे तो बड़ी भयावह स्थिति है। मैं आपको कुछ डाटा दिखाना चाहता हूँ, मुझे लगता है मेरी जेब में रखा होगा तो मैं आपको एक मज़ेदार स्थिति है। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय के सामने केंद्र की सरकार या राज्य सरकारें तो रखेंगी नहीं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। भारत में 10 नेशनलाइज्ड बैंक
PSU के अंदर चीफ जनरल मैनेजर की 147 वैकेंसियाँ हैं। 147 वैकेंसियों में से 145 वैकेंसी में जनरल कैटेगरी का कब्जा है, यानी 92% पे कब्जा है। OBC के 147 में से 3 चीफ जनरल मैनेजर हैं, अनुसूचित जाति के 9 हैं और ST का 0, यानी ST को 0% रिप्रेजेंटेशन मिला, SC को 6% मिला, OBC को 2% मिला चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट पर। ये तो मैं केवल 10 PSUs की बात कर रहा हूँ। पूरे देश की स्थिति देखेंगे तो क्या रिजल्ट होगा आप अंदाज़ लगा सकते हैं। जनरल मैनेजर की 667 वैकेंसीज़ हैं PSUs के अंदर, ये 10 PSUs की बात है। 588 पे जनरल कैटेगरी के लोग, यानी 88% पे, 12 लोग OBC के यानी 2% केवल, 52 लोग SC के 8% केवल और ST के 14 लोग यानी 2% केवल। तो फिर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कैसे? देश में केंद्र सरकार की नौकरियां ABCD चारों कैटेगरीज की अगर जोड़ लें तो 2003 में 33,95,476 लोग अनुसूचित जाति के नौकरी में थे और इसके बाद 2013 में वो घट के रह गए 26,29,913 और 2021 में जनवरी में घट के रह गए 18,78,822। यानी केंद्र सरकार की कुल नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजाति दोनों को जोड़ लें तो केवल 18,78,822 नौकरियाँ हैं। और इसमें अगर राज्य सरकारों की भी जोड़ ली जाए तो लगभग 1 से 1.25 करोड़ लोग सरकारी नौकरी पर अनुसूचित जाति जनजाति के सब तरह की नौकरी लगा के, यहाँ तक कि 4th क्लास का सब लगा के, तो फिर बाकी की जनसंख्या का क्या हो रहा है? और अगर लोग नहीं ले पा रहे तो क्या जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए चाहिए, अगर किसी समाज के अंदर एक भी व्यक्ति अगर उस क्वालिफिकेशन का नहीं आ पा रहा तो उसके कारण क्या है? उसका स्टडी होना चाहिए। सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि क्यों नहीं लोग पढ़ पा रहे, लेकिन वो इस पे चर्चा नहीं करेंगे ना सर्वे करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि आप अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो लाख लाख रुपए फीस ही है, और अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहते हैं, मेडिकल ग्रेजुएट होना चाहते हैं, मैनेजमेंट ग्रेजुएट होना चाहते हैं या आर्किटेक्ट के क्षेत्र में ग्रेजुएट होना चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चे को वो डिग्री कराने के लिए कम से कम 15 लाख से लेके 50 लाख तक और कई जगह तो करोड़ तक में खर्च हो जाता है। तो इन अनुसूचित जाति जनजाति के 99% के लोग अपने बच्चों की 10 लाख का भी फीस का खर्चा नहीं उठा सकते, और OBC के 96% लोग ये लाखों रुपए की फ़ीस का खर्चा नहीं उठा सकते। यहाँ तक कि जनरल कैटेगरी के भी 70% लोग हायर एजुकेशन का, टेक्निकल एजुकेशन का लाखों रुपए साल का फ़ीस का वो खर्चा नहीं उठा सकते। तो फिर सरकार काम किसके लिए कर रही है? और फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का फ़ायदा ही क्या है कि अगर वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप कह रहे हैं कि जी बहुत सारी जातियों को मौका नहीं मिला, अरे जब उसके लिए जो नौकरी में आने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए कंपटीशन में बैठने के लिए, वो न्यूनतम क्वालिफिकेशन अर्जित करने के लिए उसके पास अपने बच्चे के लिए पैसा ही नहीं है, तो जब ना वो एजुकेशन ले पाएगा, ना उसके पास वो क्वालिफिकेशन होगी, ना वो इस एग्ज़ाम में बैठ पाएगा। और फिर जब रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसमें तो कोई छूट नहीं है, वो तो कोई जाति देख के नहीं होता। अनुसूचित जाति के अगर 10 वैकेंसीज़ हैं और उस 10 पे 10,000 लोग अवेलेबल हैं ग्रेजुएट, और वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो एग्ज़ाम में तो ये नहीं कि किस जाति के SC को पास करना है, जो एग्ज़ाम पास करेगा जो मेरिट में आएगा उसको मिल जाएगा। तो सब क्लासिफिकेशन बेसिकली एक धोखा है। ज़्यादातर सरकारी संस्थान बेच के प्राइवेटाइज कर दिए गए, तो नौकरी के अवसर तो वैसे ही ख़त्म कर दिए। जैसा मैंने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग 33,95,476 थे 2003 में, वो 2021 में घट के 18,78,822 रह गए, यानी आधी वैकेंसीज तो वैसे आपने केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दी। ये स्थिति बाकी राज्य सरकारों की है। तो ये बेसिकली जो सर्वोच्च न्यायालय का डाटा है, जजमेंट है, मैं इस जजमेंट को ये इस दृष्टि से देखता हूँ, ये केवल अनुसूचित जाति जनजाति को आपस में लड़ाने वाला जजमेंट है। उनके मन में कोई इन जातियों के प्रति कोई न्याय की भावना नहीं है, उनको कुछ देने की भावना नहीं है। अगर ऐसी भावना होती तो पहले उनकी पढ़ाई का इंतजाम करने का डायरेक्शन कोर्ट को देते। दूसरी बात, कोई डाटा उनके सामने समक्ष रखा नहीं गया है, उनके पीछे रह जाने के कारण नहीं रखे गए। उन कारणों को दूर किए बिना सब क्लासिफिकेशन कर दो, इसका मतलब ये RSS की जो एक सोच है उस सोच को परिलक्षित करता है जजमेंट, और इससे कोई उम्मीद नहीं है। और मैं इसको एक घृणा पैदा करने वाला और आपस में लड़ाई करवाने वाला जजमेंट मानता हूँ। सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बुलडोज़र की कार्रवाई हुई, ये कालीशान घर को गिरा दिया गया, कैसे देख रहे हैं आप बुलडोज़र कार्य पूरे देश में? ये तो बेहद शर्मनाक है। इसका मतलब ये हुआ कि आज देश में सर्वोच्च न्यायालय का अपमान उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सरकारें कर रही हैं, राजस्थान की सरकारें कर रही हैं, क्योंकि सरकारें अपना सरकार सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगी, ना हाई कोर्ट की सुनेंगी, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सुनेंगी।
फिर जज की ज़रूरत क्या है, न्यायालयों की ज़रूरत क्या है, जब फैसला ही आपने ऑन द स्पॉट कर देना है। कोई आदमी कुछ भी बोले, अगर सपोज करो कोई कानून को तोड़ता है तो कानून को तोड़ने की सज़ा आप उसके पूरे परिवार को दे रहे हैं, पूरे मकान को ध्वस्त कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मकान बनने में कितना पैसा लगता है? ये जो घटना छतरपुर की मध्य प्रदेश की है, जिसमें वहाँ किसी हिंदू धर्मगुरु ने मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ बयान दिया, उसके ऑब्जेक्शन के लिए वहाँ कुछ लोग किसी एक लोकल लीडर के नेतृत्व में पुलिस के पास प्रदर्शन लेके गए, अपना मेमोरेंडम लेके गए, और वहाँ कुछ ऐसा हुआ, होटवट हुआ, या किसी शरारती आदमी ने पुलिस पर पत्थर कर दिया तो पत्थरबाजी हो गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बाकी सब जो पुलिस करते वो किया। फिर उन लोगों को गिरफ्तार करके उनके साथ जो मारपिटाई हुई है, जो केस बनाया, वो तो कानून अपना काम करे, हम उसका विरोध में नहीं है, लेकिन उसका पूरे बिल्डिंग, करोड़ों रुपए की बनी बिल्डिंग पे बुलडोजर चला देना, पूरी मार्केट पे बुलडोजर चला देना, उस मार्केट से कितने लोगों के परिवारों की इनकम जुड़ी होगी, उनको तबाह कर देना, मकान को, इतने बड़े मकान को ध्वस्त करके बर्बाद कर देना, ये पावर को किसने दे दी? पुलिस को या प्रशासन को या सरकार को किसने दे दी? न्यायालयों की ज़रूरत नहीं क्या? अरे आप मुकदमा दर्ज करो, गिरफ्तार करो, ट्रायल करो, कोर्ट में अगर लगे कि वो गिल्टी है तो उसको सजा दो। उसमें बिल्डिंग को बुलडोजर चला के बुलडोज कर रहे हो आप, तो ये किसने अधिकार दिया आपको? आपको कानून में भरोसा नहीं है, आपका न्यायालयों में भरोसा नहीं है, इसका मतलब बीजेपी का। और ये तो उत्पीड़न खुले आप, तो इनका बुलडोजर केवल दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर, माइनॉरिटीज़ पर क्यों चलता है? चूँकि अभी 4 दिन पहले इसी तरह की घटना हुई जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, और उस प्रदर्शन में पुलिस ने उनको रोका तो उन्हें पुलिस पे पथराव कर दिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। वो वीडियो आपने देखा होगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उसी मध्य प्रदेश की पुलिस ने फिर उनके घर पे कितने बुलडोजर चलाए? तो या बुलडोजर चलाते वक्त भी पहले जाति और धर्म देखते हो आप? ये तो शर्मनाक है। आपका कानून पे भरोसा नहीं है, आपका कोर्ट पे, न्यायालयों पे भरोसा नहीं है। आप तो खुद ही जज बन रहे हो, खुद ही पुलिस हो, खुद ही जज हो, सब कुछ तुम हो। ये शर्मनाक है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं जो गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि जिसको यहाँ रहना है तो उसको रामकृष्ण का गुणगान करना पड़ेगा। भाई, सबको अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखने की आज़ादी है। तुम कौन हो? तुम भारत के मालिक हो क्या? भारत में रहने वाला हर आदमी, भारत का जो नागरिक है, उसका भारत में हिस्सा है। उसका भारत में उतना ही हक है जितना मुख्यमंत्री का है, प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति का है। आप कौन है ये कहने वाले कि जो इनका नाम नहीं लेगा उसको यहाँ नहीं रह सकता? वो आप हैं कौन? आप मालिक हैं क्या? ये किराएदार रह रहे हैं यहाँ? सब भारत के नागरिक हैं। सबको अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखने की आज़ादी है। सबको अपने अपने धर्मगुरु या अपने जिसको भी वो पूजते हैं, जिसको मानते हैं, उसकी प्रति आस्था रखने की आज़ादी है। हाँ, आप क्या यहाँ तानाशाही चलाने के लिए बीजेपी आई है? बीजेपी को देश की जनता निश्चित तौर पर जवाब देगी। लेकिन वो कह रहे हैं खाते भारत का है, गाते किसी और देश का है। चीफ मिनिस्टर उन्हें ये कहिए कि पहले वो इस तरह के तथ्य दें, किस आधार पे बोल रहे हैं। नंबर 2, अगर कोई ऐसा बोल रहा है खाते भारत का है, मतलब पूरे कम्युनिटी को कह रहे हो, किसी खास आदमी को कह रहे हो? अगर कोई खास व्यक्ति ऐसा कर भी रहा है, उसको गिरफ्तार करो, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करो, उस पर केस चलाओ, उसको सजा दो, जेल में डालो उसे। लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को कह रहे हो आपको, ये तो दमनकारी है नीति। ये इसका जवाब तो जनता आपको ज़रूर देगी।